नमस्कार साथियों। वैसे अभ्यर्थी जिनका एग्जाम लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 का होने वाला है 12 जून के बाद, उनके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको आवर्त सारणी और इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो मैं आपको करा दूंगा। यहाँ से लेवल 6 के अंदर एक प्रश्न आया हुआ था फ्रेंड्स कि लोहा यानी कि आयरन जो है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, किस ब्लॉक का तत्व है। तो वहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है डी ब्लॉक। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्नों को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आवर्त सारणी का इतिहास को बता देता हूँ। देखिए, आवर्त सारणी को सबसे पहले बनाने का प्रयास डोबे राइनर के द्वारा किया गया था, उसके बाद न्यूलैंड्स के द्वारा, उसके बाद मेंडलीव के द्वारा और अंततः हेनरी मोसले के द्वारा। फिर से मैं रिकॉल करवा दूँ, सबसे पहले डोबे राइनर, दूसरा न्यूलैंड्स, तीसरा मेंडलीव और चौथा हेनरी मोसले। ठीक है, डोबे राइनर किस नियम को देता है? तो त्रिक नियम को देता है। न्यूलैंड्स किस नियम को? अष्टक नियम को। वहीं फ्रेंड्स मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, आवर्त सारणी था, वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे व्यवस्थित किया गया था। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है हेनरी मोसले की आवर्त सारणी है, वो परमाणु संख्या के आधार पे व्यवस्थित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला देख लेते हैं प्रश्न डोबे राइनर द्वारा किए गए वर्गीकरण का आधार क्या था। तो फ्रेंड्स, डोबे राइनर जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसका मुख्य आधार परमाणु द्रव्यमान था। परमाणु द्रव्यमान के आधार पे इन्होंने 3 त्रिक दिया था। पहला त्रिक है लिथियम, सोडियम, पोटासियम। ठीक है, दूसरा त्रिक है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। वहीं तीसरा त्रिक है इनका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखिए, इस त्रिक नियम में क्या था कि पहला तत्व का परमाणु द्रव्यमान और तीसरा तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत निकालेंगे तो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। जैसे लिथियम की परमाणु संख्या होती है 3, परमाणु द्रव्यमान की बात करें फ्रेंड्स तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा आपका 6। वहीं फ्रेंड्स पोटासियम की बात करें तो परमाणु संख्या होता है 19, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 38। तो परमाणु द्रव्यमान 38 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। 44 का औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 44 को 2 से डिवाइड करेंगे 22 आ जाएगा। और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 23 होता है, तो लगभग जो है वो परमाणु द्रव्यमान के बराबर आ रहा था। उसी प्रकार से कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान और बेरियम का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो वो स्ट्रोंशियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आएगा। ठीक है, कैल्शियम और बेरियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत निकालेंगे तो वो स्ट्रोंशियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये त्रिक नियम था। यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि डोबे राइनर ने कितने त्रिक को बनाया? तो 3 त्रिक को बनाया। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पूछा गया यहाँ पे कि मेंडलीव के समय कुल कितने तत्व ज्ञात थे? ऑप्शंस हैं 63, 65, 64 और 55। तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि मेंडलीव जब पीरियोडिक टेबल बना रहा था तो उस समय टोटल 63 तत्व ही ज्ञात थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहाँ तक लागू हो पाया? ऑप्शंस हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस है। पहले न्यूलैंड्स का आप नियम को समझ लें फ्रेंड्स कि न्यूलैंड्स का नियम क्या है। तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार से पहला तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के बराबर होगा। जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं ना फ्रेंड्स, सा, रे, गा, मा, प, धा, नी, सा। तो शुरू का सा आया और अंतिम 8वां लेटर के अंदर भी सा आया, तो दोनों सेम सेम है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स पहला तत्व का गुणधर्म और 8वें तत्व का गुणधर्म समान होता है। और ये कहाँ तक इनका नियम लागू हो पाया? तो कैल्शियम तक केवल लागू हो पाया। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा कि केवल कैल्शियम तक ही इनका नियम फॉलो हो पाया। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने, न्यूलैंड्स के समय तक कुल कितने तत्वों को खोजा जा चुका था? तो फ्रेंड्स, न्यूलैंड जब पीरियोडिक टेबल बना रहा था उस समय तक केवल 56 तत्वों का ज्ञान था। ठीक है, केवल 56। मैं फिर से रिकॉल करवा दूं, मेंडलीव को कितना ज्ञात था? 63, जबकि न्यूलैंड्स को कितना? 56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और कितने समूह थे? तो सबसे पहले आवर्त और समूह के विषय में बता देते हैं फ्रेंड्स। देखिए पीरियोडिक टेबल में आप देखे होंगे तो ऐसे ऐसे होता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल्स लाइन है ना फ्रेंड्स, इनको आवर्त कहा जाता है, ठीक है। जबकि ये ऊपर वाले जो लाइन होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, उनको समूह कहा जाता है, ठीक है। वर्टिकल लाइंस को समूह, हॉरिजॉन्टल लाइन को आवर्त कहा जाता है। तो मेंडलीव जब आवर्त सारणी बना रहा था उस समय उनका पीरियोडिक टेबल के अंदर 6 आवर्त और 8 समूह थे, ठीक है। 6 आवर्त और 8 समूह थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? तो देखिए इसके लिए आपको छोटी सी एक फॉर्मूला याद करनी है, 2n², ठीक है। पहला आवर्त पूछे तो n के जगह पे आप क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो इसके लिए फिर से फॉर्मूला आपके सामने क्या है, 2n²। n के जगह पे आप क्या रखेंगे फ्रेंड्स? n के जगह पे 2 रखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और कितने वर्ग है? फिर से सेम क्वेश्चन, आवर्त और वर्ग कितने हैं? वहां पे मेंडलीव का पूछा गया था, यहाँ पे आधुनिक पूछा जा रहा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि 7 आवर्त है और 18 समूह है, ठीक है। 7 आवर्त और 18 समूह। और मेंडलीव में कितना था? 6 आवर्त और 8 समूह, ठीक है। अगला देखिए, अगला है, आज तक कुल कितने तत्वों को खोजा जा चुका है? तो ऑप्शंस है 117, 118, 119, 120। तो अभी तक टोटल 118 तत्वों को खोजा जा चुका है, ठीक है। 118 तत्वों को खोजा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि लैंथीनम की परमाणु संख्या कितना है? तो लैंथीनम की परमाणु संख्या जो है वो 57 है। लैंथीनम के बाद जो है तत्वों को बाहर निकाल दिया गया है और उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट में रख दिया गया है, इसलिए उनको लैंथेनॉइड कहा जाता है। आगे पीरियोडिक टेबल है फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल में मैं आपको क्लियर करूंगा कि लैंथेनॉइड क्या होता है, एक्टिनॉइड क्या होता है, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, आप निश्चिंत रहें। तो अगला क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं फ्रेंड्स कि अगला, एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो एक्टिनियम की परमाणु संख्या जो है वो 89 है, ठीक है फ्रेंड्स। 89 एक्टिनियम की परमाणु संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंथेनॉइड श्रेणी कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो लैंथेनॉइड का जो श्रेणी है वो 58 से 71 तक जाता है। ये अभी नहीं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, तो मैं नीचे पीरियोडिक टेबल भी लाया हूँ, वहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँगा। अगला है फ्रेंड्स कि एक्टिनॉइड श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपका 90 से लेकर के 103 तक आपका एक्टिनॉइड श्रेणी आता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कब हुई? तो 1913 के अंदर इसका खोज होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस सेशन का, तो आधुनिक आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी है जो है फ्रेंड्स वो आपका परमाणु संख्या के आधार पे आधारित है, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ पीरियोडिक टेबल के विषय में बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ फ्रेंड्स। ये पीरियोडिक टेबल आपको थोड़ा सा ब्लरिंग दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ध्यान से यदि देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक जिग जैक लाइन है, ठीक है, जिग जैक लाइन है। इसको मेटेलॉइड्स कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। तो उपधातु के बाएं साइड में इधर जितने भी आपको तत्व दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब धातु हैं, ठीक है। ये सब के सब क्या है फ्रेंड्स? धातु हैं। जबकि इसके बाएं साइड जितने भी फ्रेंड्स, इसके दाएं साइड जितने भी तत्व दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब आपका नॉन मेटल्स है, यानी कि अधातु हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये पहला आपका जो समूह है और दूसरा समूह है, इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट। वहीं फ्रेंड्स 13 से लेकर के जो 18 तक समूह है इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। 13 से लेकर के 18 तक को पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। वहीं फ्रेंड्स 3 से लेकर के 12 तक के जितने भी आवर्त हैं फ्रेंड्स इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 57 पे लैंथीनम है और यहाँ पे 89 पे आपका एक्टिनियम है, ठीक है।
तो चूंकि पीरियोडिक टेबल काफ़ी लंबा हो जाता है यदि ये भी एलिमेंट इसके अंदर होते, इस वजह से 57 के बाद आपका तत्वों को निकाल दिया गया है। 58 से लेकर के 71 तक के तत्वों को बाहर निकाल दिया गया है। और फिर से यदि आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ 57 के बाद 72 फिर से आ जाता है। तो 58 से लेकर के 71 तत्वों को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है ताकि आवर्त सारणी जैसा लगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा बड़ा सा चार्ट लगने लगे। तो यहाँ से निकाल दिया गया है और इसका नाम लेंथेनोइड्स रख दिया गया है, क्योंकि इसके पहले जस्ट लेंथिनम नाम का तत्व है और कोई मुद्दा नहीं है इसका लेंथेनोइड नाम रखने का। ठीक है, अगला देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक्टिनोइड एक तत्व है जो कि 89 पे है। तो 89 के बाद तत्वों को निकाल दिया गया है और इस श्रेणी को नाम दे दिया गया है एक्टिनोइड्स। क्या नाम दिया गया है? एक्टिनोइड्स। और इसके पीछे का कारण क्या है कि इसके पहले जो एलिमेंट है वो एक्टिनियम है। ठीक है, तो 90 से लेकर के आपका 103 तक, 90 से लेकर के 103 तक एक्टिनोइड्स है। और 103 के बाद फिर से देखिए यहाँ पे 104 है, तो कंटिन्यू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आवर्त सारणी के अंदर आपको लगभग चीज़ समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहता हूं फ्रेंड्स कि आपको कम से कम 1 से लेकर के 30 तक का परमाणु संख्या याद होना चाहिए। और जनरली प्रश्न पूछेगा ना फ्रेंड्स, तो आपका 21 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट के विषय में पूछता है। देखिए यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 30 है, तो ये 21 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट को जनरली पूछ लेता है कि ये कौन से ब्लॉक में आते हैं। जैसे पूछा गया था कि आयरन, लोहा जो है वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो लोहा आपका जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 21 से लेकर के 30 तक आप इजीली याद कर सकते हैं। 21 में आपका स्कैंडियम आता है, 22 में टिटेनियम, 23 में वेंडियम, 24 में क्रोमियम, 25 में मैग्नीज, 26 में आयरन, 27 में कोबाल्ट, 28 में निकेल, 29 में आपका आ जाता है कॉपर और 30 में आ जाता है जिंक। तो 21 से लेकर के 30 तक के जो एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। वहीं फ्रेंड्स 1 से 20 तक आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एलिमेंट है 16 नंबर का। ठीक है, 16 नंबर में कौन सा एलिमेंट आता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स 16 नंबर जो परमाणु संख्या है वो सल्फर का है। ठीक है, अब सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। देखिए 8 2 10 8 18, तो यहाँ पे 8 ना होकर के क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका जो है वो हो जाएगा 2 8 और 6 हो जाएगा सल्फर का। ठीक है, तो अगर यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ दे कि बताओ भाई सल्फर है ये कौन से आवर्त में आता है और ये कौन से समूह के अंदर आता है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। देखिए आपको इसका आवर्त सारणी को गिन लेना है। देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब सल्फर जो है वो तीसरे आवर्त के अंदर है। आप देख सकते हैं तीसरा आवर्त में कौन कौन सा है, यहाँ से देखिए ये तीसरा आवर्त है फ्रेंड्स, ये तीसरा आवर्त के अंदर आपको सल्फर दिखाई दे देगा। देखिए यहाँ पे आपका सल्फर है। ठीक है, तो आपको इस तरह से गिन लेना है। और पूछते कि भाई बताओ सल्फर जो है वो कौन से समूह में आता है, तो देखिए लास्ट में आपका 6 है, इसमें से आपको जोड़ देना है 10। ठीक है, कितना जोड़ना है? 10 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा? ये 16 आ जाएगा। तो ये आपका जो है वो 16वां समूह के अंदर आ जाएगा। देख सकते हैं ये 16वां समूह है और 16वां समूह के अंदर यहाँ पे सल्फर है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे करके बताता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स मान लीजिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि बताओ भाई नाइट्रोजन जो है वो कौन से आवर्त में आता है, तो आपको गिन लेना है 1 2, तो ये दूसरे आवर्त में आता है। आप देखिए दूसरे आवर्त में मैं आपको नाइट्रोजन को दिखाता हूँ, ये आपका पहला आवर्त हो गया, ये आपका दूसरा आवर्त हो गया। और दूसरा आवर्त के अंदर देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस वाले स्थान पे नाइट्रोजन है। ठीक है, और आपसे यही पूछ दे कि बताओ भाई नाइट्रोजन कौन से समूह में आता है, तो आप क्या करोगे? देखिए नाइट्रोजन 7 हो गया, 2 और 5 विन्यास हो गया, तो 5 में से आपको क्या करना है? 10 जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा? 15। मतलब ये 15वें समूह के अंदर आता है। आप देखिए 15वां समूह, ये 15वां समूह है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 15वां समूह, और 15वां समूह के अंदर नाइट्रोजन है।
तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने आपको आवर्त सारणी के लगभग सभी कंसेप्ट को बताने का प्रयास किया है। कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।